चार्ल्स लॉ सेकंड लॉ है। बॉयल्स लॉ में जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एक रिलेशनशिप था, तो चार्ल्स लॉ एक अलग केस लॉ है जिसके न्यूमेरिकल्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चार्ल्स लॉ को पेश किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था चार्ल्स, या जिनका पूरा नाम था जे चार्ल्स। तो चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको पेश किया था, और ये लॉ क्या बताता है? दो चीज़ों के बीच रिलेशनशिप, दो चीज़ों के बीच ताल्लुक बताता है। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप बताता है कि गैस का वॉल्यूम के उसके टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। तो ये हम पढ़ेंगे आज हम चार्ल्स लॉ के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या कहता है ये लॉ, क्या बयान करता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बयान करता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम का मतलब होता है हजम या जगह घेरना। कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं, जगह घेरना, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बताया था, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर से। टेम्परेचर मतलब उसके दर्जे हरारत से, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसी गैस का उतनी ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, और टेम्परेचर कम करने से गैस का वॉल्यूम जो है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैथमेटिकल अगर हम इस चीज़ को देखें तो मैथमेटिकली इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अल्फा की तरह से हम बना देंगे। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम को कैपिटल वी से शो करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी से शो करते हैं। तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, मतलब किसी भी गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है। वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम कम करते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे कि एक बलून आपने ले लिया, एक बलून जिसका वॉल्यूम इतना है, लेट से कि इतना वॉल्यूम एक बलून का है, और अभी बाहर का टेम्परेचर जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो बलून, इतने वॉल्यूम का बलून आपने क्या किया, घर पे गए और आपने उसको डीप फ्रीज़र जो होता है, या फ्रीज़र जिसको हम कहते हैं, डीप फ्रीज़र के अंदर आपने उसको रख दिया, और रख दिया आपने 3-4 घंटे तक छोड़ दिया डीप फ्रीज़र ऑन करके। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद जब आप बलून को निकालोगे तो वो बलून आपको इतना नहीं मिलेगा, वो बलून सुकड़ कितना हो गया होगा, इतना छोटा बलून आपको मिलेगा, और आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, मैंने बलून तो इतना डाला था, ये बलून इतना छोटा कैसे हो गया। चूँकि जाहिर सी बात है बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था और डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर कम था, तो कम टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम भी कम हो गया गैस का, गैस ने कम जगह घेरना शुरू की और बलून सुकड़ के छोटा हो गया। उसके बाद आप उसी बलून को उठा के धूप में रख देंगे या बाहर रख देंगे कहीं पर, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जब टेम्परेचर रीच करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा 20 डिग्री पर, तो वैसे फूल के अचानक जो है कि दोबारा उसी साइज़ का हो जाएगा बड़ा। तो फिर आप बोलोगे कि ये तो मैजिक हो गया, जादू हो गया। तो जादू नहीं है, ये साइंस है, ये चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं कि भाई किसी भी गैस के टेम्परेचर उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली, उसके वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा गैस का टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी को हम इस तरह शो कर सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक है इनके बीच में। एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ रही है। अब हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं। जब अल्फा का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, और इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो वैसे के भी लिख सकते हैं कांस्टेंट, और पूरा कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। कांस्टेंट लिख दिया, उसके बाद टी लिख दिया सामने। अब कांस्टेंट एक तरफ कर लिया तो v अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई, जो ये डिवीजन है, डिवीजन को हम लोग कहते हैं रेशो। इससे हमें एक सेकंड स्टेटमेंट मिल गई चार्ल्स लॉ की, द अबव इक्वेशन शोज दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कि वॉल्यूम और टेम्परेचर पर इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो रेशो मतलब डिवीजन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो v अपॉन टी हमेशा कांस्टेंट आता है किसी भी गैस के लिए। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ का हमने सिंपल यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर इसकी बनाई। अब हम इसमें देखेंगे उसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकें। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे दो स्टेट है गैस की, इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। जैसे मैंने बताया बलून जब बाहर है तो इसकी इनिशियल स्टेट है, उसका टेम्परेचर कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, और जब डीप फ्रीजर में रख दिया तो सुकड़ गया, टेम्परेचर चेंज हुआ था, वॉल्यूम में भी चेंज आया। तो एक इनिशियल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास होगी यहाँ पर, इसके लिहाज से देखें तो v1 और t1 कर देंगे, v1 अपॉन t1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और फाइनल स्टेट में क्या होगा, v2 अपॉन t2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों को इसको इक्वेशन 1 बना देंगे, इसे इक्वेशन 2 बना देंगे, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट हट जाएगा यहाँ से, तो v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया जिसको हम न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करेंगे।
न्यूमेरिकल्स को इसी फॉर्मूले से बनाया जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल आज हम बनाएंगे। बस समझ में आ गया थ्योरी सारी इसकी, थ्योरी में क्या बात की जा रही है। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये बुक की एग्जाम्पल पहले सॉल्व करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 5.3 जो आपके बुक में है कि 600 ml ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, व्हाट्स द फाइनल वॉल्यूम। कहते हैं 600 ml गैस है, ml में मैंने बताया था यूनिट जो है वो किसके क्या चीज़ गिवन है यहाँ पर मिलीलीटर में, तो क्या टेम्परेचर है कि वॉल्यूम है, ये मिलीलीटर में वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम है V1 इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हीट करके 27 डिग्री से 77 डिग्री पर लाया गया। तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, और ये कौन सा है फाइनल टेम्परेचर। व्हाट्स द फाइनल वॉल्यूम, बताएं फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। व्हाट, अच्छा हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर फाइनल कह रहे हैं कि 600 ml गैस है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से बढ़ा के 77 डिग्री कर दिया गया। बताएं जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा, कि ना वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। कितना बढ़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें इतना तो पता है कि बढ़ेगा जरूर, चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, 600 से ऊपर ही होगा। अब कितना होगा तुक्का नहीं लगाना है, न्यूमेरिकल लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तक हम पहुँच पाए। वरना तो देख कर भी सवाल समझ में आता है कि कम से कम क्या वैल्यू आ सकती है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाने के लिए सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, V1 कितना गिवन है, ये 600 ml इनिशियल वॉल्यूम कह रहा हूँ। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है V2, और T2 कितना है, कितना है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसके लिए सकते हैं V1 T1 V2 T2, आप ऐसे भी लिखा, डेटा आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, ठीक है, देयर इज नो इशू। डेटा के बाद अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। कौन सा लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक फॉर्मूला हमें पता है V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इसमें हमें जो है वो लगाना है तमाम वैल्यूज़ को, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ डायरेक्ट नहीं लगाई जाएगी। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, चार्ल्स लॉ के फॉर्मूले में टेम्परेचर हमेशा जो है ना वो ख़ास यूनिट में होना चाहिए। जो टेम्परेचर है T1 T2 ये दोनों टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन स्केल में होना चाहिए। टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में होना चाहिए। अब केल्विन स्केल किससे कहते हैं, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। देखो जो टेम्परेचर स्केल्स है ना, टेम्परेचर स्केल्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के टेम्परेचर स्केल्स हैं। पहला हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड सेंटीग्रेड, या फिर उसको लोग बोलते हैं सेल्सियस, सुना होगा आपने उसके बारे में, इस तरह लिखते हैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे करके लिखते हैं उसको, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कौन सा स्केल भाई, फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको डिग्री एफ लिखते हैं। और तीसरा जो हमारे पास स्केल होता है उसका लोग बोलते हैं केल्विन स्केल, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ कैपिटल K लिखते हैं। तीन तरह के स्केल हैं टेम्परेचर को नापने के, तीनों आपने सुना है ज़िंदगी में, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तो सुना ही होगा। सेंटीग्रेड से नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, वेदर वगैरह की रिपोर्ट ले रहे होते हैं ना, मौसम कि मौसम कितना गर्म है कितना ठंडा है, वो सेंटीग्रेड में नाप रहे होते हैं। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, सर्दियाँ पड़ गई, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो 15 डिग्री हो गई सेंटीग्रेड, तो फिर सर्दी आ गई। अगर 40 डिग्री है, 42 डिग्री है तो बहुत गर्मी है। जो बोलते हैं ना 42 डिग्री आज गर्मी है, आज 44 डिग्री है, तो डिग्री से मुराद क्या हो गया यहाँ पर कि वो सेंटीग्रेड में बता रहे होते हैं, सेल्सियस में बता रहे होते हैं। और फ़ारेनहाइट में क्या नापते हैं, फीवर, बुखार, किसी को बुखार होता है ना, बोलते हैं यार 101 बुखार हो गया। 101 सेंटीग्रेड नहीं हुआ, 101 फ़ारेनहाइट हुआ। सेंटीग्रेड में तो वो 38 39 तक पहुँचता है भाई, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार होगा तो बंदा उबल जाएगा, खून उबल के सूख जाएगा उसका, कितना हाई टेम्परेचर है। तो 101 जो हम बोलते हैं ना, बुखार 101 हो गया, 102 हो गया, तो सेंटीग्रेड में नहीं बोलते हैं, फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। टेम्परेचर लिखा हुआ भी होता है थर्मामीटर में, डिग्री C और डिग्री F, ठीक है। और तीसरा केल्विन स्केल, जो हम रियल लाइफ में कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल की हद तक इस्तेमाल है। अच्छा, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में डिग्री लगाते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन स्केल में डिग्री नहीं लगाते। क्या वजह है इसके पीछे, मतलब फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में तो हम डिग्री लगा रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं लगा रहे केल्विन स्केल में डिग्री।
उसकी वजह यह है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में प्लस और माइनस दोनों लग सकता है, लेकिन केल्विन स्केल हमेशा प्लस में होता है, कभी माइनस में नहीं जाता ये। इस वजह से इसके साथ डिग्री नहीं लगती। डिग्री उन क्वांटिटीज़ के साथ लगाते हैं जिनका प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल है, लेकिन केल्विन में नेगेटिव में नहीं जा सकते कभी। 0 केल्विन से ये स्केल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ये शुरू होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इसी 0 सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को हम लोग एब्सोलूट 0 भी कहते हैं, एब्सोलूट 0। इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है ये। तो इसलिए माइनस में नहीं जा सकता कभी भी। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस में ही जाएगा आगे, ठीक है, पीछे नहीं जा सकते इससे लो टेम्परेचर पॉसिबिलिटी नहीं है। अब किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बात है, इसको न्यूमेरिकल तो हमने छोड़ा हुआ है। अब किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा, तो बस सिंपल याद रखना कि अगर सेंटीग्रेड से केल्विन बना रहा है तो बस क्या करना है, सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। और अगर केल्विन से सेंटीग्रेड बना रहा है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 273 रह जाएगा। यस, केल्विन में से 273 माइनस कर दो। वैसे अभी हाँ फ़ारेनहाइट वगैरह से नहीं करना है हमें, मतलब न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल नहीं होगा ये, बस ये इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूलेस आपको याद करने बस, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि अब यहाँ सेंटीग्रेड पे है, हमें सेंटीग्रेड पे नहीं रखना है। न्यूमेरिकल में हमेशा टेम्परेचर केल्विन स्केल में आएगा। तो क्या करेंगे, सेंटीग्रेड में कितना प्लस कर देंगे, 273 प्लस कर देंगे, तो ये केल्विन में जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये 300 केल्विन। और ये 77 में 273 ऐड करें कितना हो जाएगा, ये ऐड करें इसको, 273 प्लस 77, कैलकुलेटर यूज होगा, 350 चेक करें बाकी बच्चे भी, 350 केल्विन। अब पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पर है V2। अब देखो, या तो पुट करके अरेंज कर लो या पहले अरेंज कर लो, कुछ भी कर सकते हो। V2 निकालना है तो 2 उधर चला जाएगा, तो V2 हमारे पास बराबर हो गया V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T2। T2 उधर चला जाएगा तो V2 अलग अरेंज हो जाएगा। V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना हमारे पास है, 300 केल्विन, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम है V1 कितना है, 600 है। T2 कितना हमारे पास है, 350, और T1 कितना हमारे पास है, 300 है। तो ये 300 1 300, 300 2 600, 350 2 700। तो V2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 700। यूनिट क्या आएगी, जो V1 की यूनिट है, ml में है, तो यहाँ पर भी आंसर किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया कैसे हुआ ये, बस लिख लें उसको आंसर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5.4 बुक से है ये भी, इसको समझ लें। A sample of hydrogen gas at the volume of 350 cm³ at 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम जो है वो 350 cm³ है। तो क्या चीज़ गिवन हो गई है हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 cm³, ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। क्या मालूम करना है, T2 मालूम करना है, ठीक है। तो T2 जो हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट करने हो गया फाइनल टेम्परेचर। सिंपल है, V1 होता है, T1 होता है, V2 T2, इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम कितना है भाई, 350 cm³। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन बन जाएगी, चूँकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा। V2 यहाँ पर कितना हमारे पास है, 700 cm³ और T2 मालूम कर रहा है। तो T1 बताओ कितना हो गया, ये 313, 313 केल्विन हो गए हमारे पास। अब 400 लगा देंगे इसमें, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। मालूम करना है T2। अब इसको देखो, T2 मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ताकि ईजी हो जाए। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V1 इंटू T2 इक्वल टू V2 इंटू T1। अब क्या निकालना है, T2 निकालना है ना भाई, तो V1 को इधर ले जाते हैं। तो ये सिंगल स्टेप में भी हो सकता था ये, बट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया। T2 इक्वल टू V2 इंटू T1 अपॉन V1 हो गया ये। वैल्यू पुट कर देते हैं। V2 कितना है भाई, 700, T1 कितना है भाई, 313, 313, और V1 कितना है, 350। 350 1 350, 350 2 700, ये हो जाएगा 626।
बताइए आप कैलकुलेटर से करेंगे, मतलब मैं हाँ वर्बली कर रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं आप भी वर्बली करें, आप कैलकुलेटर यूज़ करें। तो हो जाएगा 626 और यूनिट क्या हो जाएगी, चूँकि टेम्परेचर निकाले तो फिर केल्विन। समझ में आया सबको ये न्यूमेरिकल भी कर लें। क्वेश्चन है पेज नंबर 119 में सेक्शन डी में पहला सवाल है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। ये बड़ा सिंपल है, इसमें जस्ट यूनिट्स कन्वर्जन करनी है, सेंटीग्रेड को केल्विन में शुरू के 2 क्वेश्चंस में, अगले 2 क्वेश्चंस में केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें फॉर्मूला पता है कि केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 273, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 373 केल्विन। सिंपल। अच्छा 150 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बनाना है, सेम केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 प्लस 273 कितना आ जाएगा, ये कितना 423 केल्विन। अब यहाँ पर केल्विन को सेंटीग्रेड बनाना है, तो ये क्या केल्विन माइनस 273 हो जाएगा, ये हो जाएगा 780 माइनस 273 कितना आ जाएगा, ये 500। बताएं कितना निकल रहा है, कैलकुलेटर से करें कैलकुलेट। 507 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा नेक्स्ट में 170 केल्विन को सेंटीग्रेड बनाना है, तो केल्विन माइनस 273, 170 माइनस 273 माइनस में आएगा कितना 100 माइनस 103 डिग्री सेंटीग्रेड। सही इजी है, समझ में आ गया सबको। तो ये इसमें बस यूनिट कन्वर्जन करनी थी क्वेश्चन के अंदर, तो डिफरेंट है, सेंटीग्रेड को केल्विन और केल्विन टू सेंटीग्रेड बनाना था। तो क्वेश्चन 2 देखें यहाँ पर, इट इज डिजाइर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 cm3। मतलब कह रहे हैं गैस का वॉल्यूम हमें 90.5 से बढ़ाकर 120 cm3 करना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 90.5 क्या हो गया, मतलब 90.5 cm3 से बढ़ाकर 120 cm3 करना है। वॉल्यूम है V1 हो गया ये, और ये क्या है 120 cm3 V2 हो गया। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, क्या मालूम करना है T2 मालूम करना है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर 33 है, क्या है T1 है। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सिंपल तरीका है, आप सब इजीली इसको मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूला लगाकर। तो यहाँ पर V1 हमारे पास कितना हो गया 90.5 सेंटीमीटर क्यूब, T1 कितना है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये 306 हो जाएगा, ये चेक कर ले इसको, 306 केल्विन हो रहा है। अच्छा V2 यहाँ पर कितना है भाई 120 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 क्या आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ये तो मालूम करना है रिक्वायर्ड है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब सॉल्यूशन कर लेंगे, सिंपल तरीका है लिखने का, चूँकि चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक फॉर्मूला क्या लगेगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। T2 निकालना है तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई V1 इंटू T2 इक्वल टू V2 इंटू T1, T2 यही रखते हैं, T2 इक्वल टू V2 इंटू T1 अपॉन V1 यस। तो T2 बराबर हो गया V2 कितना हमारे पास है, दिस इज 120 मल्टीप्लाई बाय T1 है हमारे पास 306, और V1 हमारे पास कितना है भाई 90.5। कैलकुलेशन करें उसकी, बताएं कितना आ रहा है। वन 120 इंटू 306 हाँ कितना 405.7 सही आ रहा है। यूनिट क्या आ जाएगी केल्विन आ जाएगी। आंसर समझ में आया सबको, ठीक है कर लें इसको।